नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसएनई चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्णमाला। फ्रेंड्स, आज तक जितने भी हिंदी भाषी एग्जाम हुए हैं, मतलब जिस भी एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं, आप उठा के देखिए तो एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही आ जाता है कि कौन सा इसमें अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा उसमें है और इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन्हीं सबको जानेंगे कि मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा और हम कैसे क्वेश्चनों को जल्द से जल्दी हल कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ये काफ़ी आपको पसंद आएगा और मेरी गारंटी है 100% कि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 100% आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। वहाँ दे देगा वाक्य, स्वर, व्यंजन या वर्ण। तो इसमें क्या होती है, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब देखिए, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण। लेखनी के आधार पे, लेखनी के आधार पे हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं लेखनी के आधार पे। अ से ह तक हिंदी के वर्ण हैं। इन्हें अ से ह तक हम क्या मानते हैं? हिंदी के वर्ण मानते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 46। इसमें अन और अह, अन और अह इन दोनों को नहीं जोड़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। जो वर्ण है, वर्ण को दो भागों में बांटते हैं। मतलब जो वर्णमाला है, वर्णमाला को दो भागों में बांट दिए, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है कितनी? 11। ये अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये क्या है? ये सभी स्वर हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए व्यंजन क्या है। तो क से ह तक, क से ह तक हो ही हम व्यंजन मानते हैं, क्योंकि इसके नीचे जाएंगे तो वो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अ से ह तक क्या माने गए हैं? व्यंजन माने गए हैं। क से ह तक तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। ये जो स है, देखिए इसे लोग बड़ा स, फिर पेटफरुआ स और छोटा स बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इन्हें बोला जाता है। ओके, हिंदी में ये जो स है इनको बोला जाता है, इस वाले स को, बड़े वाले स को तालव्य स, इसे मूर्धन्य स और इसे दंत स। ओके, तो अभी आगे जानेंगे हम। तो ये जान गए स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अ से कहाँ से कहाँ तक? अ से ओ तक। ओके, देखिए संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। ओके, छ, त्र, ज्ञ और श्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इन्हें क्यों संयुक्त व्यंजन बोला जाता है? देखिए, संयुक्त मतलब जो किन्हीं दो वर्णों से या दो व्यंजनों से मिलके बना हो। तो ये दो व्यंजनों से मिलके बनते ही बनते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है संयुक्त व्यंजन का एक छोटा सा चार्ट। देखिए, जो छ है, क और श, मतलब जो मूर्धन्य स यानी कि पेटफरुआ स से मिलके बना हुआ है। क और स से मिलके बना हुआ है क्या? छ। त्र, त्र को उच्चारित कीजिए, त्र, तो में र मिला हुआ है, यानी कि त्र किससे किसके मिलकर बना हुआ है? त और र से, त्र। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत लोग इसे अज्ञ पढ़ते हैं, अज्ञ, लेकिन अज्ञ ने इसे ज्यों पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? ज्यों, ज्यों। ठीक है, ज और यो। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो व्यंजनों से मिलके बना हुआ है। अब देखिए स्र है, स्र भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है एक। तो स्र को पढ़िए, स्र, स और र, मतलब ये तालव्य स और र से मिलके बना हुआ है स्र। ओके फ्रेंड्स, तो संयुक्त व्यंजन जान गए। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ये भी पूछता है कि एग्जाम्स में कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अब जानते हैं दो चीजें और, अनुस्वार या चंद्र बिंदु। ओके, जो अन है, अन को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ओके, और इसी पे कहीं कहीं चंद्र बिंदु लगा होता है। ठीक है, अनुस्वार या चंद्र बिंदु। अब देखिए जो अह है, अह को क्या बोला जाएगा? अह, अह, अह को बोला जाता है विसर्ग। अह को क्या बोला जाता है? विसर्ग। ये समझ में आ गया? विसर्ग किसे बोलेंगे? अह को, अह को संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि उसमें आएगा ये अह।
द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन है? ड, इसके नीचे एक बिंदी लगा होगा और ढ। ओके, ये द्विगुण व्यंजन है। अब इसे मत कह देना, इसे अब मत कह देना कि ड है, क्योंकि ये अंग, इसे अंग बोला जाएगा। ओके, ये क वर्ग का एक वर्ण है और ड और ढ ऐसे जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ। ओके, तो ये तो जान गया स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब देखिए स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा वाले, ठीक है, ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा वाले और दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा वाले, ठीक है ना। इसे ऐसे समझते हैं, छोटी और बड़ी मात्रा वाले। देखिए तो छोटी मात्रा ह्रस्व को हम थोड़ा सा जल्दी से बोलते हैं, अ इ उ री। ओके, ये ह्रस्व है। और दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ, ये दीर्घ स्वर हैं, बड़ी मात्रा वाले हैं। देखिए यहाँ मैंने एक बनाया भी है चार्ट, स्वर के दो भेद, ह्रस्व और दीर्घ। देखिए ह्रस्व किसे बोलेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा में उच्चारित किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, यानी कि छोटी मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ पे मैंने मात्रा भी बना दिया है इसका, तो बहुत से लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है, तो जान जाइए। अ के लिए तो कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन ई, छोटी ई के लिए ऐसे वाला उल्टा एफ, ऊ के लिए छोटा ऊ के लिए ये हो गया, री के लिए ऐसे बना होता है। ओके, देखिए दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उन्हें क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। ह्रस्व से अधिक समय लगे, मतलब ह्रस्व में अगर एक मात्रा में उच्चारित होता है तो दीर्घ कितनी मात्रा में? एक मात्रा अधिक में उच्चारित हो। अब देखिए दीर्घ कौन कौन से हैं? आ, इसका मात्रा ऐसे होता है ई, सॉरी ई उ ए ओ और औ, ये इसकी मात्रा हो गए। अब ये समझ गए। अभी देखिए अब जानते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार यानी कि अन, अभी शुरू में ही बताया था, अनुस्वार यानी कि यन, ये स्वर में नहीं गिना जाता है, ठीक है। देखिए यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है। अनुस्वार क्या है? अनुनासिक व्यंजन का रूप है। इसे बोलेंगे तो नाक से भनभनाहट आना चाहिए, अन। अभी उच्चारण में बताऊंगा सारे वर्णों का कैसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन का ये रूप है जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग वर्तनी के पंचमाक्षर के स्थान पर होता है। पंचमाक्षर, देखिए पंचमाक्षर किन्हें कहेंगे? यहाँ देखिए उदाहरण है, कंचन, पंप, लंब, शनयम, दंत। आप बोलेंगे इन शब्दों को ना तो आपकी नाक से भनभनाहट आएगी। बोल के देखिए, पंप, कंचन। तो ये जो ऊपर वाला नौ है यानी कि अनुस्वार वाला नौ है, यही क्या हो गया? पंचमाक्षर के स्थान पे इनका प्रयोग किया गया है। ओके, अब देखिए चंद्रबिंदु जानते हैं? चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु हमेशा जानते हैं ऐसे बना होता है चंद्रबिंदु। और यह भी क्या है? अनुनासिक का ही एक रूप है। इसका भी उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है और इसका उपयोग तो बखूबी आप लोग जानते हैं। जैसे कि अगर कहीं कोई शब्द लिखना हो शुद्ध वर्तनी में तो हंसना, हंसना, ये हो गया। चांद, बोल के देखिए नाक और मुंह दोनों से भनभनाहट आएगी। गांव, आंगन, ओके, ये आदि शब्द। अब देखिए जब स्वर की मात्रा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु प्रयुक्त होता है। जैसे मैं, हैं, कहीं। इन शब्दों जो आप बोलेंगे तो आपके नाक से भनभनाहट हल्का सा आना चाहिए। ओके, अब देखिए विसर्ग। विसर्ग हम जान लेते हैं। विसर्ग अभी मैंने बताया था पीछे, अह, मतलब इसे विसर्ग बोला जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, अह। जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, लोग पढ़ते हैं ना ऐसे। तो वहाँ ये जो मात्रा है, ये वाला, ये बिंदी है, ये क्या है? ये आपका विसर्ग है। ओके, आगे जानते हैं व्यंजन। अब देखिए व्यंजन में हमें चार चीज़ें जानना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अघोष, सघोष, अनुनासिक। ओके, अघोष, अघोष, सघोष, अनुनासिक, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है फ्रेंड्स, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए अघोष किसे कहेंगे? यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं इसे हटा नहीं रहा हूँ। अघोष किसे कहेंगे?
स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जो अघोष वाले वर्ण होते हैं जब आप उन्हें बोलेंगे तो आपके स्वर यंत्री में कंपन नहीं होना चाहिए। सघोष ये बोलने का उच्चारण है। सघोष स्वर यंत्रियों में कंपन होने लगता है जब सघोष को बोलते हैं तो। और अल्प प्राण देखिए यहाँ अघोष सघोष में अल्प प्राण महाप्राण मिलेंगे आपको। अभी मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा। अल्प प्राण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है, ठीक है, मतलब बोलते समय आपको श्वास थोड़ा सा कम निकालना है, ठीक है। और महाप्राण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, जैसे क ख ग घ अंग, ओके। महाप्राण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए इसमें जो अनुनासिक है, अनुनासिक का उच्चारण हमेशा नाक से होता है, मतलब मुख और नाक दोनों से इसका उच्चारण होता है। और अनुनासिक की संख्या कितनी है? 5, ओके। अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 5। अब देखिए अब हम जानते हैं कि अल्प प्राण कैसे और महाप्राण कैसे याद करेंगे। देखिए हिंदी वर्णमाला में क च ये एक वर्ग है, क च ट त प। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क च ट त प। इन्हीं 5 वर्गों को हमें देखना है कि हम कैसे इनमें उच्चारण करेंगे, ठीक है। अभी और भी है नीचे, लेकिन ये 1 2 3 4 ये 5 इंपॉर्टेंट हैं। क च ट त प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेता है कि क वर्ग का कौन सा वर्ण नहीं है, ट वर्ग का कौन सा वर्ण नहीं है, तो इन्हें जानेंगे। देखिए ये हर वर्ण का, ठीक है, हर वर्ग का बताया ना, 5 वर्ग हैं क च ट त प। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां क्या होता है? अल्प प्राण, ओके। हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होता है। याद हो गया? हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां यानी कि 135 अल्प प्राण। हर वर्ग का 135 अल्प प्राण यानी कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण होगा। ये जान गए। और हर वर्ग का मतलब सभी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे, ओके। यानी कि 24 क्या हो जाएगा? महाप्राण और 135 अल्प प्राण। अब ये तो समझ में आ गया। भले ही वो अनुनासिक हो उसे भी अल्प प्राण होता है, वो तो अनुनासिक उसका उच्चारण के हिसाब से दिया गया है ना, लेकिन उसमें भी अल्प प्राण है। 5 अनुनासिक हैं और वो 5 अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब हम उच्चारण में चलते हैं। कंठ, कंठ में कौन कौन से आते हैं? अ आ, अ आ। और क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से हैं? क ख ग घ अंग। क वर्ग यानी कि ये कंठ में आते हैं। कंठ में अ आ क ख ग घ अंग कंठ हो गया। ये कंठ में कौन कौन से आते हैं? क वर्ग, क वर्ग कंठ में आता है। तालव्य, तालव्य का उच्चारण मतलब किसका किसका तालव्य से उच्चारण होता है? इ ई, च छ ज झ इय। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि च वर्ग क्या हो जाएगा आपका? तालव्य। च छ ज झ इय ये तालव्य में आता है, च वर्ग। समझ में आ गया। मूर्धन्य, री जो होता है इसका उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से, मूर्धन्य से। और ट वर्ग, ट वर्ग किस में आता है? मूर्धन्य में। ट ठ ड ढ अण, ओके। दंत्य, दंत में दंत्य, दंत यानी कि इसमें तो आ रहा है ना दंत में, तो वर्ग, पूरा तो वर्ग आपका किस में आ जाएगा? दंत में, यानी कि तो थ द ध न, ओके। ये 5 आपके दंत हो गए, तो वर्ग। ओष्ठ, ओष्ठ, उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ, ये ओष्ठ में आते हैं, इनका उच्चारण ओष्ठ होता है। और इसके अतिरिक्त पूरा प वर्ग, प फ ब भ म, ओके, ये आपके ओष्ठ हो गए। तो ये समझ में आ गया। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत और ओष्ठ। अब ये समझ में आ गया। यानी कि यहाँ तक क च ट त प वर्ग होता है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ किसे बोलते हैं? य र ल और व का उच्चारण दंत ओष्ठ से भी होता है। अंतस्थ व्यंजन भी है, वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और इसका उच्चारण किससे होता है? दंत ओष्ठ दोनों से, दंत ओष्ठ से भी होता है। अब देखिए उष्म व्यंजन, उष्म, इसमें स्व आ रहा है ना, उष्म, उष्म में स्व आ रहा है, मूर्धन्य स्व आ रहा है उसमें ना,
तो उसमें में जितने भी स्व हैं सारे उसमें व्यंजन और ह आते हैं, जैसे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। बड़े वाले स को क्या बोलेंगे? तालव्य। पेट फरुआ स को क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। और छोटे वाले स को क्या बोलेंगे? दंत। ओके, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में। ओके, तो ऊष्म व्यंजन जान गए। इसे याद करने का तरीका क्या? देखिए, ऊष्म, इसमें मूर्धन्य श आ रहा है ना, ये वाला स आ रहा है मूर्धन्य श, ये। तो जब ये वाला स आ गया तो मूर्धन्य, यानी कि सारे स और ह। ओके, अब देखिए संयुक्त व्यंजन, शुरू में ही मैंने बताया था कि इन्हें क्यों संयुक्त बोला जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? छ, त्र, ज्य और स्र। छ, त्र, ज्य और स्र। ओके, इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब कई चीजें और भी उन्हें जानते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर में य और व आता है, समझ गए? अर्धस्वर में कौन कौन सा आता है? य और व। और य को और क्या बोलते थे? अंतस्थ व्यंजन। ओके, व को क्या बोलते थे? ये भी अंतस्थ व्यंजन है और इसका उच्चारण किससे होता था? दंत ओष्ठ से, दंत ओष्ठ से। ओके, और ये अर्धस्वर भी है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ, ड और ढ। गृहीत व्यंजन, गृहीत व्यंजन की संख्या कितनी है? 2। तो गृहीत व्यंजन कौन कौन से हैं? ज, इन्हें हम थोड़ा सा रिझा के बोलते हैं ज और फ, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो अरबी तरह से होता है, ठीक है, फारसी तरह से, सॉरी। ज और फ, ये कौन से हैं? गृहीत व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन ज और ढ। लुंठित व्यंजन र को क्या बुलाता है? लुंठित व्यंजन, और ये अंतस्थ भी है। र क्या है? अंतस्थ व्यंजन भी है और लुंठित व्यंजन भी है। पाशर्विक व्यंजन कौन सा है? ल, ल को क्या बोलते हैं? पाशर्विक व्यंजन। ओके, अब देखिए, अभी दो चीजें और छूट रही हैं जो स्वर से संबंधित हैं, तो उन्हें क्यों छोड़ा जाए, उन्हें भी जाना जाए। कंठ, कंठ तालव्य, ऐसा स्वर बताइए जिनका उच्चारण कंठ तालव्य से होता हो, तो वो होते हैं ए और ऐ। ओके, ए और ऐ कंठ तालव्य, इनका उच्चारण किससे होता है? कंठ तालव्य से। अब देखिए, अभी दो चीजें और भी हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ मतलब ओ और औ, ओ औ का उच्चारण किससे होता है? कंठोष्ठ से, कंठ ओष्ठ। अब ये समझ में आ गया। आप इस पूरे वीडियो का जो आपने देखा, इसका पूरा आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम जान लेते हैं। अभी आपने जो पढ़ा सारे क्वेश्चन को हम जानेंगे कि देखिए कहाँ कहाँ से पूछा था। यूपीपी 2018 में देखिए, यूपीपी 2018 में जो पहला वाला पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा था कि जो बड़ा वाला स्व है इसका उच्चारण स्थान है, तो बताइए उच्चारण स्थान क्या है? ख होगा ना, तालव्य। कंठ तो होगा नहीं, दंत भी नहीं होगा, मूर्धन्य भी नहीं होगा, क्योंकि कंठ तो क वर्ग होता है, कंठ क वर्ग, और दंत जो होता है पूरा च वर्ग, मूर्धन्य जो होता है ट वर्ग। तालव्य में बताया था ना, ई और च वर्ग, और इसे क्या बोलते हैं? स्व भी जो होता है, ये बड़ा वाला जो स्व होता है ये भी तालव्य, इसे बोला जाता है। ओके, तालव्य स्व। अब देखिए, ज्यों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये एसआई 2002 में पूछा था, यूपीएसआई। ज्यों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्यों, सॉरी, ज्यों। उच्चारण क्या होगा इसका? ज्यों, ज और य। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ख। ओके, अभी देखिए तीसरा देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। शुरू में बताया था ना कि 52 वर्ण होते हैं हिंदी में लेखनी के आधार पे, वही मूल वर्ण, यानी कि ये भी यूपीएसआई में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए, निम्न में ट वर्ग नहीं है। अभी मैं बता रहा था शुरू में कि हिंदी में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क च ट, त और प, प वर्ग। ट वर्ग नहीं है, यानी कि ये जो चारों विकल्प हैं इसमें से कौन सा ट के अंतर्गत नहीं आता है? तो पढ़िए, ट, ठ, ड, ढ और ड़। देखिए कौन सा इसमें नहीं आ रहा है? ठ भी आता है, ड भी आता है, ण भी आता है, लेकिन घ नहीं आता है, यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन गलत होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये यूपी बीएड 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 33। ओके,
कितनी है? 33। समझ गए? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन संख्या कितनी है?